आज उन्होंने अमेरिकी बहरिया के जो सेक्रेटरी हैं जॉन सी फ्लैन उनको बरतरफ कर दिया। सोचे एक ऐसे हालात में जब अबनाए हुर्मस के अंदर अमेरिकी जो है नाकाबंदी लगा के बिल्कुल। बैठे हुए हैं, तो इसका खबर का क्या इंप्रेशन जाएगा? डेफिनेटली इख्तलाफात। इसीलिए ये खबरें भी आई कि जेडी वैंस को 12,000 किलोमीटर का सफर करके जब भेजा गया तो डोनाल्ड ट्रंप उसको एक ट्रॉफी लेके वापस आने आते नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए सारा मुद्दा मैं डालूंगा जेडी वैंस पे, और अगर जीत गए तो क्रेडिट मैं खुद लूंगा। तो आखिरी मोमेंट के अंदर भी जो है गोल पोस्ट चेंज कर देते थे। 12 फोन कॉल्स रिसीव की जेडी वैंस साहब ने। ईरान तो 47 साल से पहले पाबंदी ज़दा है। अमेरिका के डेविड सैटरफील्ड कहते हैं ईरान ज्यादा तवील वक्त तक इंतजार कर सकता है, अब देखना है हु ब्लिंक्स फर्स्ट। तो यूरोप की एनजीओ जो भी काम करती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उन्होंने जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट जारी की है कि जेलों में कुत्तों से, मतलब जो डॉग्स हैं उनसे जो है आप कह लें कि एक तरह से ज्यादती करवाई जा रही है फलस्तीनी कैदियों को। डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पे एसेट था वो तो यही था, विक्टर ऑर्बन ऑस्ट्रिया में वो हार गया, और जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहते हैं अगर यहाँ से गुजरेगा नेतन्याहू तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। सिचुएशन किसी वक्त भी दोबारा से जो है वो जंगी सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। और देखिए ना इरानियन इस तरफ मेरे ख्याल में जाना उनकी फेवर में है, और ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि जंग तूल पकड़े है। दो जहाजों पे हमला किया, देखें ये ट्रेंड दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट शो करने की जरूरत है। अगर ईरान भी इस तरह की फुटेज जो है जिस तरह से जारी की जा रही है तो सिचुएशन मजीद खराब हो सकती है। ये भी खबर है कि ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं मोहम्मद रजा कि हमने टूर से हासिल की हुई पहली आमदनी मरकजी बैंक में सेंट्रल बैंक के अंदर जमा करा दी है। इंडिया का एक जहाज जो है उसको फेक आईआरजीसी के क्रिप्टो जो करेंसी है उसके थ्रू उसको कौन कर लिया गया, उनसे पैसे लिए गए हैं, $2 मिलियन है। इंडियन इसको कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये फेक है। 6 हफ्तों से कम का जेट फ्यूल रह गया है यूरोप के पास। एक हफ्ता तो और गुजर गया, तकरीबन 5 हफ्तों का रह गया। तो मुज़ाकरात की टेबल पर ना बैठना मुझे लगता है कि ईरान के जो तरह से डिप्लोमेटिकली आप कह लें कि उन्हें काफी ज्यादा डेंट पहुंचेगा इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी हूं। तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन। हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमी अमूर के तज्ज़ियाकार भी हैं, सीएसएस इंस्ट्रक्टर भी हैं। इनसे हम जानेंगे जो अभी इस टाइम पूरी दुनिया की सूरत हाल बनी हुई है, क्या कहाँ क्या ये जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई और जो बेशुमार डिप्लोमेसी हो रही, क्या कोई रंग लाएगी? क्या पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है क्या उसमें कामयाब हो पाएगा? कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर अमेरिका अभी तक राजी नहीं हुआ? ईरान के कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर वो राजी नहीं हुए? इन तमाम चीजों पर हम उस्मान शाही साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला नया दौर के लिए। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस्लामाबाद टॉक्स जो हो रही थी, जो एक फर्स्ट जो उसका राउंड वो तो हो चुका है। अब सेकंड राउंड की बात चल रही थी, जेडी वैंस निकल भी आए थे, लेकिन वो क्यों इस्लामाबाद नहीं आ सके, क्यों इस्लामाबाद तक नहीं आ सके? कहा डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद कहा था कि वो रास्ते में है, लेकिन वो यहां पर नहीं आए। और ईरान क्यों नहीं टेबल पर बैठना चाहता इस टाइम? जी सर, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस वक्त हम जो है जो जिस तनाजुर को सामने रख रहे हैं उसको थोड़ा जूम आउट करें तो आपको अमेरिका के इंतखाबात नजर आएंगे। ये जो लीडरशिप है दोनों एंड के ऊपर है, ये बयानिए की जंग लड़ रही है। देखें अब मैदान जंग के अंदर उस तरीके से वो इंगेज नहीं कर रहे, लेकिन नैरेटिव जो है मैनेजमेंट की जा रही है। और दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो अपने अवाम को ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर जो है कोई नाकामी जो है उन्होंने यहाँ से समेटी है। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से पॉलिटिकल ट्रॉफी चाहिए। तो ये जंग जो है अंदरूनी महाज पे दोनों की लीडरशिप जो है लड़ रही है। और ये जो मुआहदा है ये मुआहदे से ज्यादा इलेक्शन का मटेरियल है। डोनाल्ड ट्रंप को अमन मुआहदा तो चाहिए, लेकिन उन्हें एक हेडलाइन चाहिए। देखें मार्च के अंदर वहां पे मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हुई है, और मई में उसमें इजाफा होगा। अगर मैं आपको बताऊं वहां के ऊपर ओहायो में, लुजियाना में, जॉर्जिया में, कैंट की में, वहां पे मई के महीने के अंदर प्राइमरीज हो रही हैं। तो सूरत हाल वहां पे ये है कि वॉशिंगटन जो है उसकी नजरें डील से ज्यादा अपने वोटर्स पे हैं कि हमने उन्हें नैरेटिव बेचना क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या उन्हें बताना है कि इस वॉर का क्या नतीजा निकला। और याद रखें आप, ये वॉर छेड़ी गई थी एप्स्टीन फाइल्स को से डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। तो वो भी एक तरह का कजिया अपनी जगह पे मौजूद है। और दूसरी तरफ यहाँ से भी 40 दिन के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ अपना एक पायलट उठा सके हैं। तो मुदोरों को तो उठा लिया, लेकिन इधर से तो पायलट हाथ हाथ लगा। तो मेरे ख्याल में ईरानी जो है इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं और वो पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लेने देना चाहते। उन्हें पता है, अगर हमने ये मामले को तूल दे के मई तक ले गए तो डोनाल्ड ट्रंप ये चीज साबित नहीं कर पाएंगे कि मैं ईरान को झुकाने में कामयाब रहा। तो उनकी बेस जो पहले ही बड़ी नाला है कि आपने
हमें इतना ज्यादा हर्ट कर दिया, टैक्स पेयर का पैसा डंप कर दिया, अमेरिका का इमेज टार्निश हो गया। और जितनी डिवीजन है वहां पे देख लें, अपर हाउस में लोअर हाउस में 3 बिल आए पिछले हफ्ते, उसके अंदर भी बाई पार्टीजन सपोर्ट तो वैसे इसराइल की खत्म हो चुकी हुई है जो अभी के हालात हैं। उसके बाद इनकी बिल्कुल। अपनी बेस जो है वो क्वेश्चन कर रही है, बल्कि वो तो छोड़े आप है, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग जो हैं वो इस चीज को लेके उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं। मैं अगर थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को ये बता सकूं कि आज उन्होंने अमेरिकी बहरिया के जो सेक्रेटरी हैं जॉन सी फ्लैन, हम्म। उनको ट्रंप से बरतरफ कर दिए। सोचे एक ऐसे हालात में जब अबनाए हुर्मस के अंदर अमेरिकी जो है नाकाबंदी लगा के बिल्कुल। बैठे हुए हैं, तो इसका खबर का क्या इंप्रेशन जाएगा? डेफिनेटली इख्तलाफात है। और पिछले 2 हफ्ते पहले आपको पता होगा पेंटागन में इतनी अंदरूनी कशीदगी आ चुकी हुई थी कि वहां पे उन्होंने जो अपने आर्मी चीफ हैं रैंडी जॉर्ज, उसको बरतरफ कर बिल्कुल। दिया था, 6 जनरल हटा दिए थे। और अभी खबरें आ रही हैं कि पब्लिक के अंदर जो है लड़ाई कर रहे हैं आर्मी सेक्रेटरी जो हैं डैन हम्म। ड्रिस्कोल। और याद रखें डैन ड्रिस्कोल जो हैं जेडी वैंस के पुराने दोस्त हैं। तो एक तरह हम्म। से जेडी वैंस का जो कैंप है उसको भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको वो स्पेस लेने नहीं देंगे। और याद रखें जेडी वैंस का कैंप जो है वो जंग के शुरू से ही खिलाफ था। इसीलिए ये खबरें हम्म। भी आई कि जेडी वैंस को 12,000 किलोमीटर का सफर करके जब भेजा गया, तो डोनाल्ड ट्रंप हम्म। उसको एक ट्रॉफी लेके वापस आने आते नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सारा मुद्दा मैं डालूंगा जेडी वैंस पे। इस जोक किया उन्होंने हम्म। वहां के ऊपर। और बिल्कुल। अगर जीत गए तो क्रेडिट मैं खुद लूंगा। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने डिसक्रेडिट किया एक तरह से जेडी वैंस को, जो अगले इलेक्शन के कैंडिडेट हैं और उनके अगले हम्म। इलेक्शन के स्टेक्स हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल। खुद बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। देखें, ये कंट्रोल्ड जो एक तरह से आप कह लें कन्फ्रंट्रेशन है, लेकिन इसके अंदर हम्म। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे ना आने के पीछे कई वजूहत है। एक बड़ी वजह यह है कि वो नहीं चाहते वो ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बने या उसका हम्म। ईंधन बने। तो इस वजह बिल्कुल। से ईरानी जो है इस मेज पे नहीं आ रहे। और दूसरी बात बिल्कुल। देखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जब कोई इकदाम ऐसा उठाते हैं जिससे इतमाद साजी का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से लास्ट वीक जुमे को ट्वीट किया इराकची ने और अपना हुर्मुज को खोल दिया, तो फिर हम्म। रेसिप्रोसिटी भी तो होनी चाहिए थी ना, कि आप भी बिल्कुल। नाकाबंदी हटा देते। पाकिस्तान ने जो है, बिल्कुल। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एतमाद साजी का माहौल बेहतर बनाने की जो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं वो कर रहे हैं। हम्म। देखिए मेरे ख्याल में इतना तो बिल्कुल। शायद ये दोनों फरीक इतनी भागदौड़ नहीं कर रहे जितना पाकिस्तान ने अपने गुड ऑफिस को इस्तेमाल किया पिछले जब से जंग जारी है। और टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल। ईरान को लेके तो हमने 13 जून के बाद जिस तरह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में स्टांस लिया, हमने वोटिंग प्रोसेस के अंदर उनके खिलाफ वोट नहीं दिया, हमने एब्सटेंशन इख्तियार की उन तमाम करारदादों के अंदर जहां इंप्रेशन जा सकता था कि ईरान के बिल्कुल। खिलाफ है। और उसके अलावा गल्फ स्टेट्स के साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं ऑफकोर्स दहाइयों पे मुश्तमिल है। हमने वहां पे भी हम्म। कोशिश की सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर दोनों आमने सामने ना खड़े हों। आपको याद होगा बिल्कुल। टच डाउन किया था आर्मी चीफ ने पहले सऊदी अरब को, फिर हम्म। शहबाज शरीफ साहब बैक चैनल हम्म। डिप्लोमेसी कर रहे थे। इसी तरीके से बिल्कुल। अक्रॉस दी जो वेस्ट एशिया हमारे शहबाज शरीफ साहब ने टच डाउन किया और इस्तांबुल तक जो है होके आए 3 कंट्रीज में। और फिर हमारे जो आर्मी चीफ है सिपा सलार, वो तमाम लीडरशिप जो है मिलिट्री हो जाए उनकी या उनकी सियासी जो क़यादत थी उससे मुलाकात करके आए। तो हम तो कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो है ये इदराक हालात की संगीनी का जो है वो कितना ज्यादा है, वो सूरत हाल सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट के अंदर धमकियां देना, दोस्त देना, वो मुज़ाकरात को एक तरह से देखें वो एक खास सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योस की, कंफ्यूजन की। कैसे वक्त में जब मुज़ाकरात में पहले आप 2 दफा अटैक कर चुके हैं, तो ये चीज बिल्कुल। ईरान कहता है कि हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। इसमें कोई शक नहीं, ईरान की एक शर्त बड़ी मानी गई, लेबनान के अंदर हम्म। ट्रूथ साइन कर दिया गया जो कि फ्रेजाइल है। मैं आपको बताऊं, अगर डील कमजोर से कमजोर भी हुई तो वो दोनों फरीकैन जो हैं उनको फायदा दे सकती है। लेकिन बिल्कुल। इरानियन इसको डिले कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक नो डाउट नाकाबंदी से है। आपने उनके पैसे जो हम्म। रिलीज करने थे 61 बिलियन डॉलर, वो नहीं रिलीज उस तरीके से किए। फिर आप बार बार गोल पेज चेंज करते हैं। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन देखें, विन विन सिचुएशन चाहिए होती है, दोनों ने फेस सेविंग हम्म। करनी है, अपने अंदरूनी महाज के ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता हम्म। कि आप कहीं एब्सोल्यूट गेन मेरा हो और अगला हार जाए। हम्म। विन और लूज का ही तो प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए दोनों हम्म। फ्री जीतना चाहते हैं लेकिन दूसरे को हरा के। और आप मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर इक्वल सॉवरन नेशन के तौर पे ईरान को ट्रीट करेंगे तो फिर वो बात सुनेंगे। अदरवाइज अगर आप उन्हें दुश्मन तस्वुर करते हुए टेबल के दूसरी तरफ बैठेंगे तो मामला आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। इरानियन क्यादत का अपने टॉप लेवल के देखें, वो डिसीजन मेकिंग सर्कल का हिस्सा थे जो मैंडेट लेके आए थे। वो कोई सेक्रेटरी लेवल के लोग नहीं थे, कोई डिप्लोमेट्स नहीं थे, वो वहां पे फैसला हम्म। साजी के अमल में शरीक हैं। अगर वो लोग यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब है वो बामानी बामकसद नतीजा रेज मस्बत पेशरफ्त के लिए मामले को आगे लेके जाना चाहते हैं।
लेकिन आप हम्म। आखिरी मोमेंट तक देखें कितनी कवरेज हुई कि आखिरी मोमेंट के अंदर भी जो है गोल पोस्ट चेंज कर देते थे। 12 फोन कॉल्स रिसीव की जेडी वैंस साहब ने। और उसके अलावा दूसरी हम्म। तरफ हम देखते हैं कि नेतन्याहू के साथ भी मामला रखते थे। फरीक बहुत ज्यादा हैं, चालें जो हैं वो बड़ी आप कह लें कम्प्लेक्स किस्म की हैं, चीजें इतनी आसान हम्म। नहीं हैं। लेकिन दूसरा दौर मुझे लगता है इरानियन को हर सूरत में यहाँ पे आना चाहिए था। उनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है दुनिया में, ये परसेप्शन तासुर जोर पकड़ चुका है कि एक ग्लोबल सुपर पावर 40 दिन बाद वहां पे मुज़ाकरात के लिए इसलिए बैठी है क्योंकि वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। अगर दफाई किए भी थे तो वो ट्रांसलेट तो नहीं हो सके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है। इरानियंस अपनी जो बात है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे खड़े हैं, इंटैक्ट हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप तासुर पैदा कर रहे हैं कि वहां के ऊपर कोई डिवीजन है, वहां पे हार्ड लाइनर अलग साइड के ऊपर है, इतदाल पसंद अलग हैं, तो कल उन्होंने देखें तीनों वहां के ऊपर जो उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ है, उनके सदर मसूद पजेश्कियान, और उनकी जो आला अदालत है उसके चीफ जस्टिस सामने बैठे हैं। उन्होंने बताया कि कोई किसी जगह पे कोई डिवीजन नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं है, यहाँ पे यूनिटी, इत्तेहाद, कोहेसिवनेस अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन अपनी जगह के ऊपर मुकम्मल मौजूद है। और उन्होंने इस तासुर को रद्द कर दिया। और साथ उन्होंने कहा यहाँ पे रेवोल्यूशनरी है, सर इस इनकलाबी है या ईरानी है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक और चीज भी थी जब जेडी वैंस यहाँ पर आ रहे थे, जो दूसरे अगर हम बात कर ले, पहले की भी बात कर ले, तो हमने एक नैरेटिव देखा, एक चीजें देखी कि जेडी वैंस जब यहाँ से गए तो बहुत सारे लोग कह रहे थे इजराइल की तरफ से कुछ कॉल आई, कुछ पीछे डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते थे कि डील जेडी वैंस कराए, ताकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी जो आपने बताई अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है उसको भी वो देख रहे थे। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरानियों की जानिब से भी कुछ इश्यूज आए थे। उसकी वजह ये थी कि उनको उधर कुछ जो पासदारान इंकलाब है, आईआरजीसी है, उनके भी कुछ लोग आए थे। उन्होंने भी कुछ इस डील को जो कंप्लीट हो रही थी पहले राउंड में, उन्होंने नाकाम बनाया, इस साइड से भी और उस साइड से भी। एक ये भी तो एक नैरेटिव आ रहा है। और अभी भी जो दोबारा जेडी वैंस आ रहे थे लेकिन ईरानी डेलीगेशन नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो पासदारान इंकलाब है शायद वो कुछ अलग ही डील करना चाहते हैं, जो शायद अमेरिका ना माने। इस तरह का भी तो एक नैरेटिव निकल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखें, जब आप अली लारेजानी को शहीद कर देंगे वहां के ऊपर है, जो कि मोतदल आवाज है, जो सिस्टम को समझते हैं, जो कि न्यूक्लियर नेगोशिएशन के हवाले से 2 डेकेड से यूरोप के साथ राब्ते में है, और जिस तरह से इसराइल ने हर उस बंदे को, उस आवाज को वहां पे खामोश करने के लिए अटैक किया। इवन आयतुल्ला अली खामनाई वो तक मुज़ाकरात के हामी थे। देखें, उनकी वॉच के नीचे ही तो 2015 का JCPOA साइन हुआ था, जो वहां पे रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट थी हसन रूहानी की, उन्होंने किया था। तो मेरे ख्याल में बद-एतमादी की फजा है, जो कि ऑफ कोर्स और फिर क्योस है, कंफ्यूजन है, और 47 साल से ये मिसट्रस्ट है। तो ऑफ कोर्स वहां पे जो वो फैक्शन है, आप कह लें, जो थोड़ा सा इस चीज को अदरवाइज देखता है, वो हावी है इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है। और फिर आयतुल्ला जो मुज्तमा है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट अभी आई है वो यही है कि दुश्मन जो है वो मीडिया का ऑपरेशन कर रहा है, नेशनल जो यूनिटी है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको याद होगा, 4-5 दिन पहले जो आर्मी डे पे उन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी, उसके अंदर भी यही तासुर था। और इसमें कोई शक नहीं, आयतुल्ला मुश्तबा और बाकर कालीबाफ जो हैं वो बड़े क्लोज समझे जाते हैं आईआरजीसी के हवाले से। देखें, आईआरजीसी नो डाउट इस चीज़ को समझती है कि जिस तरीके से अमेरिका ने पिछले 2 अदवार के अंदर किया, और जो सूरत हाल बाद-ए-तमादी की है जिसमें बार बार थ्रेट धमकी का किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में, देखें, सीइंग इज बिलीविंग। हम साइड पर रख देते हैं स्टेटमेंट को। अमेरिका का तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि डेक उसका पूरा पैक्ड है वहाँ इससे जहाज़ों के साथ है, वो खित्ते के अंदर पहुंच चुका हुआ है। जो JW बुश है, वो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्पैच किया था, वो यहाँ पे आ चुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि वो ऑफ कोर्स वहाँ पे ये राय जो है वो जोर पकड़ रही है, तासुर जोर पकड़ रहा है कि जंग को अगर तूल देना है तो हम उसके लिए रेडी हैं, इसलिए मुज़ाकरात से पीछे हट जाएं, ताकि अमेरिका इसका पॉलिटिकल एडवांटेज ना ले सके, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप है। और याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी चीज़ को कैश करने की कोशिश करेंगे कि मई के अंदर उन्होंने जब पब्लिक के साथ बात करनी है तो उनके पास कुछ हो। लेकिन ये पॉलिटिकल ट्रॉफी उनको उठाने के लिए इरानियन क़यादत जो है तैयार नहीं है। लेकिन मेरा फिर भी ख्याल है कि इरानियन क़यादत को यहाँ पे आके अपना मौकफ दुनिया के सामने रखना चाहिए था। आप देखें, हम्म। कोई डील एक दिन में तो डन नहीं होगी, ऑफ कोर्स है, सबको पता है कि चौथा दौर पहले था, छठा था जब ओमान में अटैक हुआ। हम्म। एटलीस्ट आप अपना मौकफ दुनिया के सामने रखें, रीजन के सामने रखें। डॉट्स पे साइन करना तो बड़ी बात की देर है, कोई जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल। ये बात जो है उसमें इसमें ऑफ कोर्स कोई सच्चाई वाला एलिमेंट हो सकता है कि वहां पे आईआरजीसी जो है वो फैसला साजी की जो अमल है उसके ऊपर हावी होने की एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिश बिल्कुल। कर रही है।
क्योंकि जो बिल्कुल। बाकर कालीबाफ और जिस तरह से मैंने कहा इराकची है, वो तो चाहेंगे कि दुनिया के अंदर एक इंप्रेशन जाए कि ईरान मुज़ाकरात के थ्रू मामलात को परसू करना चाहता है। लेकिन बिल्कुल। उसके लिए एतमाद साजी का वो माहौल नहीं बनाया बनाया गया। देखें, आईसीबीएम से ज्यादा दुनिया को सीबीएम चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स चाहिए, और ये चीज तो दो हम्म। तरफा हो सकती है, एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है। सर तो अब डोनाल्ड बिल्कुल, बिल्कुल जो अभी हम समझते हैं कि आपने हुर्मुज वाहिद ऐसी चीज है जिसको लेकर अमेरिका निगोशिएशन करना चाहता है ईरान से, और ये एक उनके पास सबसे बड़ा टूल है। लेकिन इसको देखा जाए तो अमेरिका को तो यहाँ से तेल नहीं चाहिए ना, यहाँ से चाइना को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, इंडिया को चाहिए। इस मतलब इसको बंद करने का इनडायरेक्ट नुकसान तो इन्हीं मालिक को हो रहा है, अमेरिका को तो इसका नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका जो है जंग को उस तरीके से ना खींच सका ना मैनेज कर सका। जो वो सोच के आए थे वो चीजें उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को कोई चीज तो चाहिए, कोई नैरेटिव तो उन्होंने शेप करना था, बयानिया। तो इसलिए वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। देखें, ईरान तो 47 साल से पहले पाबंदी ज़्यादा है, और अमलन तो पाबंदी अभी काम भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो ये चीज क्रिएट कर रहे हैं, इससे ईरान को वो ज्यादा देर मजबूर नहीं कर पाएंगे। मैं कल ही सुन रहा था BBC 4 के ऊपर, अमेरिका के ही साबिक जो आप कह रहे हैं सफारतकार हैं, वो ये बात कर रहे थे। और उनका नाम मैं बता देता हूँ, डेविड सैटरफील्ड। वो कहते हैं ईरान ज्यादा तवील वक्त तक इंतजार कर सकता है, अब देखना है हु ब्लिंक्स फर्स्ट। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट ये है कि मेरे पास दुनिया जहां का वक्त है, ईरानियों के पास वक्त कम है। तो मुझे लगता है ईरानियन, जैसे मैंने कहा कि वॉर को आगे लेके जा रहे हैं, उसकी बड़ी रीजन ये है कि वो भी फैक्ट्स जानते हैं। मैं अगर सिर्फ व्यूज को ये बता सकूं, अपर हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के पास सिर्फ 6 वोट ज्यादा है, 53, और दूसरी तरफ 43 खड़े हुए हैं। और जिस तरह हाउस के अंदर डिवीजन आपने देखी है कि वहां पे बम और बलडोजर भेजने के हवाले से दोनों करारदादें रिजेक्ट तो जरूर हो गई, लेकिन 40 डेमोक्रेट जो हैं एक साइड के ऊपर खड़े थे। और ये अनप्रेसिडेंटेड है रिसेंट हिस्ट्री के अंदर इसराइल को वेपन सप्लाई के हवाले से। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ, लोअर हाउस में 217 एक साइड के ऊपर खड़े हैं डेमोक्रेट, 219, सिर्फ 2 वोट, मतलब 3 वोट वो ले लें तो वो हाउस जीत सकते हैं। 435 की स्ट्रेंथ है। और अभी मिड टर्म इलेक्शन जो 3 नवंबर को होने हैं, उसमें अपर हाउस जो है उसकी 33 सीट्स जो हैं उस पर कंटेस्ट होने जा रहा है। तो वो यही चाहता है ईरान कि किसी सूरत के अंदर एग्जिट जो करना था वो डोनाल्ड ट्रंप का एग्जिट हो जाए वहां से। अदरवाइज अगर ये 3 साल वहां के ऊपर रहा तो ये नफेरियस डिजाइन जो है, जिसके अंदर इसराइल जो है ब्लैकमेल कर रहा है या इसराइल इन्फ्लुएंस करता है सारे सिस्टम को, वो चीज आगे चलेगी। क्योंकि याद रखें, इसराइल का जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो परमानेंट मिलिट्रिज्म के ऊपर खड़ा है। नेतन्याहू चले भी गए, नफ्ताली बेनेट अक्टूबर नवंबर में आ भी गए, तो भी वो यही करेंगे। वो परपेचुअल वॉर के ऊपर बिलीव करते हैं, इस सूरत हाल के अंदर है। सदर्न लेबनान के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन। देखें, एक्सपेंशन कर रहे हैं। उससे पहले गोलान हाइट्स को, जब ये ट्रम्प की पहली गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है वो सबके सामने है। बल्कि मैं व्यूज को एक हॉरेंडस जो है डिटेल इस हवाले से बताता हूँ कि जो यूरोप का, आप कह लें यूरोप की एनजीओ जो भी काम करती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, यूरो मेड ह्यूमन राइट्स, उन्होंने जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट जारी की है कि जेलों में कुत्तों से, मतलब जो डॉग्स हैं उनसे जो है आप कह लें कि एक तरह से ज्यादती करवाई जा रही है फलस्तीनी कैदियों को। और ये आप कोई भी आसानी से जाके जो है इसको गूगल करके चेक कर सकता है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आप सफाकाना जो है सलूक क्या हो सकता है। और खबर अभी आ रही है, हियाटस रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली फौजी जो है वहां के ऊपर लूट मार कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें लेके जा रहे हैं लोगों की, टीवी, सोफा, पेंटिंग, रग्स। ये हियाटस कह रहा है। मतलब आप सोचें कि वहां के ऊपर वोट मांगने के लिए, वहां पर क्या कहते हैं शोकेस करने के लिए कि आपने क्या हासिल किया, नेतन्याहू ये बताएंगे कि मैंने डेथ की, डिस्ट्रक्शन किया, इनके इंतजामी ढांचे तबाह कर दिए, क्योस खड़ा किया, सिविल वॉर छेड़ने की वहां पे कोशिश की जा रही है। और बाकी रह गई हिजबुल्ला, देखें हिजबुल्ला मलेशिया नहीं है, प्रॉपर आर्मी है वहां के ऊपर, और पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टी है, उसका सोशल सर्विसेज का नेटवर्क है, उनके पार्लियामेंट के अंदर लोग वहां के ऊपर मौजूद हैं। और फिर 1.2 मिलियन लोग, जो कि क्वार्टर बनता है टोटल पॉपुलेशन का, आपने उन्हें डिस्प्लेस कर दिया। ईरान से ज्यादा लोग तो आपने वहां पे शहीद कर दिए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में चीजें, और फिर एक और बात, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस याद रखें अपनी जगह पे इंटैक्ट है। हिजबुल्ला की लीडरशिप खत्म हुई थी, लेकिन वो उस तरीके से उन्हें नहीं कर सके, डेसिमेट किया, चीजों को डिसमेंटल किया उन्होंने, लेकिन वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है जो हिजबुल्ला का नेटवर्क है। और इंसारुल्लाह, जिन्हें होत्सीस कहा जाता है, वो भी उस जगह से अटैक करते हैं, बाबुल मंदिर को बंद करने की उनकी भी कैपेसिटी है। तो एक और चीज, अब ये जब हम बात कर रहे होते हैं ट्रिपल H की, रिंग ऑफ फायर की, तो हम उस ट्रिपल जो क्या कहते हैं एक्सिस की बात नहीं करते जिसके अंदर रशिया, चाइना और ईरान आते हैं। देखें, आपने बात की प्रोग्राम से पहले, हम कर रहे थे निकी हैली के ट्वीट की,
कि उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, बिल्कुल। वेपन वेपन सप्लाई भी किया। तो टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी भी थी जिसके केमिकल तहत वेपन्स की उन्होंने। बात की थी उन्होंने कि जी जी, केमिकल वेपन की बात की थी कि जो चाइनी बहरी बेड़ा था वो ईरान लेके जा रहा था, निकी हेले। जी जी। और उसके अलावा बिल्कुल इस तरह की खबरें भी मौजूद हैं कि कई जहाज आए, ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए गए, उसमें भी कुछ ऐसी चीज थी। अभी जो अमेरिका ने वहां पे, आपको याद है, चाइना से आने वाला बहरी जहाज रोका है। ट्रम्प कह रहे थे कि हमने कंटेनर हम्म की तलाशी ली है और वहां से तोहफा कुछ हम्म ईरान को भेजा जा रहा था। उन्होंने कहा मैं समझता था, मेरी हम्म अंडरस्टैंडिंग है प्रेसिडेंट जी के साथ, तो एक तासुर दे रहे हैं जैसे उस कंटेनर के अंदर भी कुछ ऐसा मवाद मौजूद था। तो मैं जो बता रहा था कि टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी के अंदर बेडू सैटेलाइट सिस्टम जो है, उसने भी ईरान के जो मिसाइल अपना 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 गाइडेंस है उसके अंदर ऑगमेंटेशन की, उसको तेज किया। और दूसरी तरफ है ग्लोनास, जो कि रशिया की तरफ से है। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। और अगर आप दूसरी तरफ एक पहलू देखें कि इसराइल को लेके यूरोप का पेशेंस कितना थिन हो चुका हुआ है। चले हम नहीं ये चीज कहते कि वो स्ट्रेटेजिक आइसोलेट हो चुके हैं मुकम्मल तौर के ऊपर, शायद उनकी कोई हमायत होगी, लेकिन क्या वहां की गवर्नमेंट जो गुफ्तगू कर रही हैं उसको इग्नोर कर दिया जाए, तो जो अमलन काम कर रही है उससे हम किस तरीके से मतलब नजरें चुरा सकते हैं कि जब इटली डिफेंस एग्रीमेंट हम्म कैंसिल कर दे, जब यूरोप जो है वो एयर ब्रिज मिलिट्री सप्लाई जो है वो अपने ऊपर से ना जाने दे, बंदरगाहें इस्तेमाल ना करने दे, फजाई अड्डे कंटोनमेंट अपनी इस्तेमाल ना कर दे करने दे, इट स्पीक्स वॉल्यूम। देखें ये वो यूरोप है, गजा की हम्म वॉर पिस्टन तक इसने कहा कि हमने भेजने हैं वहां पे असले की सप्लाई इन्होंने, और सारे लोग देवर ऑन देयर टोज। वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर देखें, बर्लिन में कितने प्रोटेस्ट हुए, उसके अलावा जनीवा में, लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर, मिलान में, उसके बावजूद उन्होंने वहां पे वेपन सप्लाई की। लेकिन अभी वहां पे जो एग्रीमेंट उनका हुआ है वो उसको कैंसिल करने के हवाले से बातें कर रहे हैं। स्पेन जो है एम्बेसी खोलने की बात कर रहा है, ईरान के अंदर है। तो एक फ्रैक्चर तो हुए हैं वो टाइज है जो इसराइल के साथ थे। और फिर बेजालेल स्मोट्रिच, बैन गवीर पे पाबंदी लगाने की बात हो रही है। और अभी देखें डोनाल्ड ट्रंप की जो यहाँ पे एसेट था वो तो यही था, विक्टर ऑर्बन ऑस्ट्रिया में, वो हार गया। और जो नई गवर्नमेंट आई है वो कहते हैं अगर यहाँ से गुजरेगा नेतन्याहू तो हम उसे अरेस्ट करेंगे, आईसीसी के वारंट उसके ऊपर जारी हुए हैं। तो ये दुनिया काफी हद तक बदल चुकी हुई है और पोस्ट वॉर सिनेरियो के अंदर वो डिविडेंड्स मिलने वाले नजर मिलते कमोपेश अभी के लिए हम कह सकते हैं नजर नहीं आते, अगर हम इसराइल की बात करें तो है। लेकिन क्या इसराइल जंग रोकेगा लेबनान के अंदर? मेरा नहीं ख्याल। अभी खबरें आ रही हैं कि दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे के ऊपर जो है इसकी इल्जाम लगाया कि इन्होंने सीज फायर तोड़ा। देखें 2024 के एंड के ऊपर सीज फायर हुआ था, 15,000 से ज्यादा की वायलेशन कर चुका है इसराइल लेबनान के अंदर है। और 72,000 से ज्यादा तो शहीद हो बिल्कुल चुके हैं वहां के ऊपर गजा में। और मैं आपको बताऊं, वेस्ट बैंक के अंदर इतनी इलीगल सेटलमेंट बन गई है कि वहां पे बेन गवीर गे ने जाके लाइसेंस जारी किए हैं लोगों को। मतलब आप वेपनाइज कर रहे हैं वहां के ऊपर जो सेंटिमेंट्स हैं उनके आबादकारों के, और उन्हें असला दे रहे हैं कि वो खुद मलेशिया के तौर पे लोगों को वहां के ऊपर अटैक करें। और फिर वहां पे सूरत हाल आप चेक करें कि वहां पे जो अमिल खलील हैं, जो जर्नलिस्ट थी, उनको जिस हम्म बेदर्दी से हिट किया गया, स्पेशल कत्ल किया गया। अभी वो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट बताती है कि वहां पे 7 हम्म सहाफी जो है वो शहीद कर दिए गए, 200 से ज्यादा वहां पे गजा के अंदर शहीद किए गए। और आपको याद होगा शीरीन अबू एक्लेक, उनको भी किया गया, जो कि अमेरिकन नेशनैलिटी अपना होल्ड करती थी हैं। तो मेरे ख्याल में इस जंग के हवाले से बड़ी कॉन्वोल्यूटेड, बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। लेकिन इरानियन शुड हैव बीन बिल्कुल हियर, उन्हें जरूर आना चाहिए था। देखें बिल्कुल पाकिस्तान ने जितने पॉसिबिलिटी हो सकती थी इस खत्ते के अमन के हवाले से, और याद रखें हमें सूट करता है, हमारा 85% तो तेल आता है वहां से, और तकरीबन 100% ही एलएनजी आती है इस रूट के थ्रू। तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो चीज़ रिफ्लेक्ट करे हमारे मुल्की मामलात के अंदर मीशत के हवाले से, और फिर जो ट्रिकल डाउन उसका इम्पैक्ट आएगा, रेपरकशंस यहाँ के ऊपर आएंगी। या तो पाकिस्तान ने गुड फेथ के साथ दुनिया के अंदर बताया हम पीस के प्रोटैगनिस्ट हैं, और इस हवाले से जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी अपने गुड ऑफिस को एग्जॉस्ट करने के लिए, मिलिट्री डिप्लोमेसी के हम्म हवाले से, सियासी क्यादत के हवाले से, बल्कि ये पाकिस्तान का मूवमेंट है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रीब्रांडिंग नहीं देखी जो अभी की सूरत हाल में। लेकिन बिल्कुल सवाल बिल्कुल बिल्कुल भी सवाल उस जगह पे मौजूद है कि जब इंशाअल्लाह ताला यहाँ के ऊपर कुछ सूरत हाल ऐसी होती है कि मस्बत मामला आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर पाकिस्तान को इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। देखें बिल्कुल हमने एम तो बहुत ज्यादा साइन कर ली हैं। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से औरंगजेब साहब अभी गए हुए थे 13 से 18 अप्रैल को अमेरिका के अंदर, और उन्होंने जाके हम्म अपना मुकदमा सामने रखा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है। और बड़ी पॉसिबिलिटी है एक ऐसी मुल्क जो कि यंगेस्ट नेशन है, 2040 तक पाकिस्तानी जो है वो ये यंगेस्ट नेशन के अंदर है, फिर टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आते हैं व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग है।
तो हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास एजुकेशन है, लोग हमारे जो है बड़े वाइब्रेंट है, नौजवान है। तो ऐसी पॉलिसीज मुझे लगता है कि आगे डाउन द बिल्कुल लाइन हम इकोनॉमिक डिविडेंड्स दे सकती हैं। और अगर ईरान से पाबंदी उठी तो पैरेलल पाथवे हमें मिल सकता है एनर्जी का, ये कॉरिडोर बन सकता है, एनर्जी का आउटलेट बन सकता है, क्योंकि अटलांटिक से पिवट जो है वो शिफ्ट होकर हार्टलैंड तक तो आ गया है। याद रखें, जो नई दुनिया शेप होने जा रही है उसमें रीजनल पावर शेप कर रही है जियोपॉलिटिक्स को। जियोपॉलिटिकल बेनिफिशियरी यहाँ से चाइनीज है और दूसरी तरफ से रशियंस। और वो क्या कह रहे हैं, वो पैरेलल वर्ल्ड सिस्टम ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर वेस्ट वेपनाइज ना कर सके किसी इकोनॉमिक सैंक्शंस को। और दूसरा स्विफ्ट सिस्टम को, आप नहीं उनकी बात मानते वो फौरन आपको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये इन्हीं लाइंस के ऊपर। और फिर ये पोली क्राइसिस है। लेकिन ये एक क्राइसिस कई क्राइसिस के साथ मजमुआ बना, कसीरो जहती किस्म का इस वक्त सूरत हाल है। यूक्रेन वॉर जो है वो खत्म होने के करीब थी, वहां पे गुफ्तगू हो रही थी, मामला आगे की तरफ बढ़ रहे थे। 19% मामला रशिया ने कहा हमारे हाथ में रहेगा, उसके बाद बात करते हैं। अब जिस तरह से दो दफा उन्हें वेवर मिला, वो तो खुद प्रीमियम पे तेल बेच रहे हैं और वो पैसा फंड कर रहे हैं अपनी वॉर के अंदर। और फिर यूरोप का नेटो की सूरत हाल चेक कर रहे हैं। एक हैवक है वहां के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने आज थ्रेट किया वहां पे कायर स्टारमर को कि अगर आप हमारी टेक कंपनियों के ऊपर जो डिजिटल टैक्स है उसको नहीं हटाएंगे तो हम जो है आप पे मजीद टैरिफ बढ़ा देंगे। तो वहां के ऊपर भी देखें कि वो जो स्पिरिट थी वो तो डैमेज हो चुकी हुई है। और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वहां पे कायर स्टारमर को कि डेमो वहां पे लेबर पार्टी गवर्नमेंट है, लेकिन वो लेबर पार्टी का टोनी ब्लेयर नहीं बनना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल शायद बिल्कुल इतना वो बनना चाहेंगे, वहां के ऊपर जॉर्ज बुश बनना चाहेंगे 2003 के इराक वॉर के इन्वेजन के अंदर है। लेकिन कायर स्टारमर ने जो है प्रिंसिपल स्टैंड लिया, या एटलीस्ट अपनी कौम को इस कजिए से बचा दिया, इसमें कोई शक नहीं। यूरोप जो है इस वॉर के अंदर हर्ट हुआ है बुरे तरीके से। देखिए वहां पे 60 से 70% तो तेल गैस की कीमतें पहुंच गई हुई हैं और उनका कोई लेना देना नहीं था वार, इसीलिए तो वो अपीज करते नजर आते हैं ईरान से मुतल्लिक है। वो नो डाउट उन्होंने आपस में बिल्कुल इजलास भी बहुत ज्यादा बुलाए हुए हैं। तो जो नई दुनिया है उसके अंदर मुझे लगता है तमाम कंट्रीज अपने जो इलाकाई और स्ट्रेटेजिक नोयत के जो इंटरनेशनल ग्लोबली जो उनके मामला हैं उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे। तो एक ऐसी दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान बहुत हद तक रेलिवेंट नजर आता है अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से, हमारी साख की बिल्कुल वजह सर से। इस जो कि मैं आखिरी लाइन कह दूं, जो कि 10 मई से शुरू हुई थी पिछले साल और 10 मई आने वाला है। अभी हम मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो आपको याद है पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर जी जी इंडिया ने बिल्कुल बगैर किसी इंक्वायरी के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और फिर सीधा अटैक कर दिया। तो मेरे ख्याल में मोदी को भी कुछ क्रेडिट देना चाहिए इस हवाले से कि जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान वहां पे से हमारा जो ह्यूमैनिटी एक किया। बिल्कुल जो वहां से हमारी एक पीक शुरू हुई उससे बाद डिप्लोमेसी के लिहाज से फिर हमने जो वॉर जो जंग उस टाइम हुई वो जीती, जिस तरह हमने राफेल गिराए पूरी दुनिया में सराहा गया, चाइनीज टेक्नोलॉजी की बड़ी बात हुई और फ्रांसी टेक्नोलॉजी जो उसको कहा जाता था कि ये नहीं तो नहीं हराया जा सकता, शाहीन उन्होंने करके दिखा। अच्छा सर दूसरी एक और चीज जो हमने यहाँ देखी, हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस डिफेंस मतलब कि ईरान के खिलाफ हमारा डिफेंस पैक्ट है ना कि इसराइल के खिलाफ। लेकिन जब आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में उतरते हैं, दोनों साइडों पे खड़े और हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ है वो ईरान के खिलाफ नहीं कि वो इसराइल के खिलाफ है। और इसके अलावा इसके बाद कतर के साथ भी शायद हमारा कोई डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है। जी डेफिनेटली, इस देखिए तमाम को वॉर आप के कैसे बाद की, देखते हैं? जी जी, वॉर के बाद की सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुझे लग रहा है कि वाज़ेह होती जा रही है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरेबिया का जो क्वाड्रिलेटरल एक इत्तेहाद हमें, जिसके तहत आपने देखा होगा कि यहाँ के ऊपर उन्होंने टच डाउन किया था, यहाँ पे वज़रा खारजा का इजलास हुआ, फिर इस्तांबुल के अंदर एक तरह से मीटिंग हुई वहाँ के ऊपर। और कतर भी उसका साथ अपना जो है और कतर भी डेफिनेटली उसका मुझे लगता है एक पार्ट बनने के लिए जा रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ पे अपने जहाज भेजे, 13,000 हमारे ट्रूप्स डिप्लॉय हैं। और याद रखें पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही थी जिसके हवाले से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए इसराइल की तरफ से, हमने रिस्ट्रेंट जो है शो करने का मशवरा दिया सऊदी अरब को। और उस वॉर को, जो सिचुएशन थी उसको डी एस्केलेट किया, डिफ्यूज किया हमने सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर। हमने दोनों को आमने सामने खड़े होने नहीं दिया और यही वो चाहते थे। आपको याद होगा लिंडसे ग्राहम थ्रेट करते एमबीएस को कर रहे थे कि आप इस वॉर का हिस्सा बने। और इसराइली भी कमोपेश यही चाहते थे। तो मैं दाद देता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है उस वक्त इस सारी सिचुएशन को बड़ा अच्छा रीड किया और उन्होंने जो है वो उस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया जो कि वो चाहते थे इसराइली, या जो अमेरिकन का अंदर एक खास
जो ग्रुप है कि वॉर जो है इस बिल्कुल तरीके से हो जाए कि इसके अंदर मुस्लिम दुनिया आपस में भिड़ जाए एक दूसरे के साथ और लड़ाई हो जाए। और उसके अंदर नो डाउट ईरानी क्यादत भी जो है वो मुस्तहिक है कि उन्होंने भी जो है इस हवाले से अपनी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी की। वो एक आपको याद होगा अटैक किया गया था, उसके बाद सिचुएशन काफी वोलेटाइल हो गई हुई थी, लेकिन शुक्र है पाकिस्तान की बर वक्त सफारतकारी की वजह से वो डिफ्यूज हुई। और देखिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जो हैं वो उसको बलाए ताक रख के तमाम जो इख्तलाफ देखना चाहिए, ये पाकिस्तान का मूवमेंट है। उसकी तो सताइश करते नजर आते हैं इस्माइल बकाई भी, जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, डॉक्टर बकाई इनके फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान, जब उन्होंने बरतानवी इदारे को इंटरव्यू दिया। उसके अलावा तमाम गल्फ रियासतें जो हैं, इवन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को अपना क्या कहते हैं मानते नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने इस हवाले से, देखिए हम सबको फेस सेविंग देना चाह रहे हैं लेकिन अपना फेस भी सेव करना चाहते हैं। यहाँ पे हम स्टेक होल्डर हैं, 900 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है, हम दुनिया के चेहरे को मस्क होने से यहाँ पे बचाना चाहते हैं। और उसके लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर को हमने वार्ड ऑफ किया है, अवॉइड किया है। और उसके लिए हमारी सफारतकारी जो है वो पूरी दुनिया में उसकी पजीराई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान का असूली मौकफ यही है। वो जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उस पर हजार सवाल हो सकते हैं कि P5 का मैकेनिज्म बीच में क्या कर रहा है। उसके बावजूद मुझे लगता है कि एक जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज लेके आने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, ओवरहॉलिंग होने की उनकी बड़ी अशद जरूरत है। लेकिन हम दुनिया के पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय बिल्कुल अमन का। अगर वो सफारतकारी के थ्रू ना हुआ तो दुनिया के अंदर ये जो क्योस है ये लिंगर ऑन करेगा, और उसी चीज के हवाले से पाकिस्तान को चाइना और मॉस्को की हमायत हासिल है इस पूरे अमल के अंदर है। तो हम स्ट्रेटेजिक रेलिवेंट हैं, हम स्ट्रेटेजिक क्रेडिबल क्रेडिबल हैं इस हवाले से। और इंडिया इज नॉट इन द पिक्चर, अपने करतूतों की वजह से आज मोदी जो है वो इसराइल की तरह एक अछूत बना नजर आता है। और देखें बिल्कुल इन्हें इक्वेट किया जाता है अफगानिस्तान के तालिबान के साथ है। इनकी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट वहां पे हसीना वाजिद के साथ ही, सेवन सिस्टर का इन्हें प्रॉब्लम आ रहा है बांग्लादेश में, आठवीं सिस्टर अपने पास बैठा के रखी है, अब सारी जिंदगी उसका पहरा दे जो इसने बैठाया हुआ है। और पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत अब नौजवानों पे। और आपको याद होगा कि पिछले महीने बंगाली इस नौजवान जो है वो नॉलेज कॉरिडोर के तहत 500 स्कॉलरशिप लेके पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और अपनी आंखों से पाकिस्तान को देख रहे हैं, इंडिया के लेंस से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इस तमाम में आपने एक दो दफा तो पहले भी कहा है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है बड़ी अरूज पर सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्या हासिल कर सकता है इस तमाम से, जहां हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कभी तेहरान फील्ड मार्शल जा रहे हैं, सब हमारे 3-4 मुल्कों का दौरा हमारा प्राइम मिनिस्टर करके आया है, और जिस तरह हमने तमाम ग्लोबल जो स्टेज है उसको संभाला हुआ है, जो जंग की सूरत बनी हुई है, इसमें पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं? मेरे ख्याल में इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है GCC से, काफ़ी सालों से वो उस तरह से नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने भी बाद में अपनी, देखिए रिस्ट्रक्चरिंग तो करनी है उन्होंने, ऐसा तो नहीं कि रिकंस्ट्रक्शन नहीं करनी। वो नो डाउट डैमेज जो है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है वहाँ के ऊपर, अगर हम गल्फ स्टेट्स को देखें सिचुएशन विल नेवर बी द सेम अगेन। लेकिन ऑफ कोर्स वो क्या कहते हैं जो रिकंस्ट्रक्शन का अमल है उसके अंदर हम बड़े रेलिवेंट हो सकते हैं, और हमारे स्टेक्स हैं वहाँ पे, रेमिटेंस का बड़े चंक वहाँ से आते हैं। लेकिन बात अगर हम देखें तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर है, उसका ठीक होना जरूरी है। पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो खत्म होनी चाहिए, डिवीजन है, ठीक है। देखें वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट है। और मुझे बताएं, टैक्स नेट को बढ़ाने की जो बात हम करते हैं, पहले ब्लैक इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट भी तो करना है। यहाँ को टैक्स देने को तैयार नहीं है, और बिल्कुल ताजर तबका जो है आपका पॉलिटिकल कैपिटल हो सकता है उससे वाबस्ता हुआ है, लेकिन उनको तो लेके आए उस टैक्स नेट के अंदर, सैलरीड पर्सन से कितनी देर तक टैक्स लेंगे और रेमिटेंस पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी करेंगे। अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की हमें जरूरत है। उसके लिए यहाँ पे उस तरह की जो रिफॉर्म्स करनी है, ठीक है, उस तरीके से इस्लाहात करनी है। नहीं देखिए हमें भी तो कभी उस क्लच से निकलना है ना IMF के, कि हम हर दफा बेल आउट पैकेज लेने के लिए उनके दरवाजे के ऊपर खड़े होंगे। एक ऐसी नेशन जो कि एसेट है नौजवान हमारा, ना कि उसे लाइबिलिटी हम बना दें। तो मुझे लगता है चीजें इतनी सादा नहीं, और पाकिस्तान को एक लंबे 80 साल तक आप देखें पाकिस्तान को चलाया गया एडहॉकिज्म के ऊपर है। तो ये जुगाड़ सिस्टम जो है इससे निकल के आगे की तरफ जाना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स इसमें पूरे पाकिस्तान के अवाम को भी जो है वो गवर्नमेंट का, रियासत का साथ देना है। ये वो अकेले नहीं कर सकते। टैक्स एवेजन के अंदर कौन करते हैं, वो हम जैसे लोग ही करते हैं। टैक्स एवेजन की अगर हम बात करूं, फैक्ट्रीज बिल्कुल करते हैं, वो सारा तबका करता है। तो सारा जो ब्लेम है वो हम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं। तो इसके अंदर अपने रवैयों को भी नजरसानी करने की जरूरत है, बिल्कुल लेकिन गवर्नमेंट को इतमाद साजी का वो माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें एक बंदा यकीन करे कि जब मैं टैक्स पेयर का अपना दे रहा हूँ पैसा, तो वो पैसा मुझ पे इस बाद में खर्च होगा। इन्वेस्ट। अगर हमने ट्रस्ट हॉस्पिटलों से ही इलाज करवाने हैं, अतियाब दे के ही हमने फाउंडेशनों के थ्रू अपने इलाज करवाने हैं, थैलेसीमिया की फाउंडेशन या कुछ है, तो ये तो मुझे लगता है इंप्रेशन ठीक नहीं है, उस तरह से है। तो काफी कुछ बिल्कुल करने की जरूरत है, लेकिन गुंजाइश के लिए के साथ साथ हमारे पास पोटेंशियल है।
देखें पोटेंशियल है, मौका है इस वक्त है। और दुनिया के अंदर जिस तरीके से हमारा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक क्लाउट है वो बना हुआ है, डिप्लोमेटिक पाकिस्तान का आप कह लें जो लेवरेज हमने गेन किया, अब इसे हमने ट्रांसलेट करना है उस चीज़ के अंदर है। और वो मुझे लगता है ऑफ कोर्स है, ये इदराक जो है बिल्कुल उन हलकों की तरफ भी होगा जो कि इन सारे मामला को देखते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा सर, क्वेश्चन है, अगर देश खत्म ना हो, एक तरफ हम देखते हैं इसराइल है, दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब की जो हमने ऑलरेडी बात कर ली, अगर ये जंग बढ़ती है तो जिस तरह हमने पहले भी सुना कि डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिका इस टाइम कर रहा है, जो उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, वो तो एटमी हथियार का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कर चुके हैं ऐसा। तो अगर इस तरह का माहौल बनता है तो फिर क्या, कहाँ जाके ये बात खत्म होगी, क्या होगा ओवरऑल? नहीं, मेरे ख्याल में वो जो एटमी हथियार है वो तो डेफिनेटली देखें, इंसान ने एक दफ़ा उस पर अपना हाथ रखा था, आज तक वो एहसास जो नदामत है, वो शर्मिंदगी है, जो सेंस ऑफ गिल्ट है, वो उसके एंड के ऊपर है। लेकिन देखें एआई का बढ़ता इस्तेमाल, जिस तरह एआई को एम्बेड किया जा रहा है मिलिट्री अगले अपने जो एक तरह से अपने कह लें कि जो स्ट्रेटजीज हैं उसके अंदर, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। मिलाप का इशू जो है वो हमारे सामने है। और उस कंपनी ने क्लॉड जो एंथ्रोपिक है उसने केस किया हुआ इसी हवाले से। देखें आप ऑटोनोमस नहीं कर सकते वेपन को, इंसान को अपने हाथ में रखना इस सारी चीज़ को है। और इस पे बार बार सोचना है कि हम उस जगह पे ना चले जाएं जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। देखें म्यूचुअल हम्म। जो अशोर्ड डिस्ट्रक्शन थी, वो जो दो न्यूक्लियर वेपन थे सोवियत यूनियन के पास, अमेरिका के पास, और अभी म्यूचुअल अशोर्ड डिसरप्शन आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इंसानों को सैनिटी प्रवेल करनी चाहिए, हमें दुनिया को वो क्यादत जो है दस्तयाब नहीं है। क्यादत का भी तो एक आलमी बहरान है ना, जिसके अंदर कोई असूल पसंदी नहीं है। ग्लोबल जो पार होती है उसकी करेंसी क्या होती है? उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। और उसका होता है कि नॉर्म्स होती है, इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी पासदारी करना होता है। तो यहाँ के ऊपर तो प्रिमिटिव वॉर फ्रेम है जिसके अंदर ये जंगें हो रही हैं। इंटरनेशनल लॉ नहीं है, उसकी पासदारी नहीं है, तो ग्लोबल पावर इस तरीके से तो नहीं चलती। ये क्रेडल है इनके, ये लिबरल डेमोक्रेसी का मॉडल है। तो मुझे लगता है वो तो अपना जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनका प्रेस्टीज हर्ट हुआ इस वॉर के अंदर, ये मिलिट्री इंडस्ट्री कम्प्लेक्स का, चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से नहीं है। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा ना, आलमी क़यादत का शदीद बहरान हमें नजर आता है। वो क़यादत नहीं, दुनिया को हीलिंग टच चाहिए। यहाँ के अंदर रियल पॉलिटिक्स के अंदर आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल अगर आप अपने स्टांस को जस्टिफाई करते हैं तो पुतिन का स्टांस भी तो जस्टिफाई है। वो भी तो यही कहते हैं 1990 के बाद क्या जवाब था इसका नेटो का, जबकि वार्सा पैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है, डिसफंक्शनल हो चुका हुआ था। उसके बाद आप तमाम ईस्ट वर्ल्ड के अंदर एक्सपेंशन करते हैं नेटो की, उन कंट्रीज को भी उस क्लब का पार्ट बना देते हैं। तो ठीक है, अब तीनों तरफ से वो घिरे हुए हैं पहाड़ों में, ये एरिया खाली था, यहीं से आया था नेपोलियन बोनापार्ट, यहीं से आया था हिटलर। तो वो ठीक है, वो कहते हैं अगर लड़ाई होगी तो अपना यूक्रेन में होगी, बफर जोन यही बनेगा नेटो के साथ, नेटो का मिलिट्री हार्डवेयर तो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो वो किस तरीके से यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनने दें? जॉन में शामिल को बिल्कुल सुने वो क्या बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में वी नीड टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। और दूसरी तरफ देखें, डोनाल्ड अभी भी सिचुएशन बड़ी वोलेटाइल एक्सप्लोसिव है सिचुएशन। अगर हम अब नायब और की बात करें, ट्रंप का ये ट्वीट कर देना कि जो बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं ऐसे तमाम जहाज़ों को निशाना बना के तबाह कर दिया जाए, और उन्होंने कहा मैंने हदायत की है कि इन कार्रवाइयों को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। मुझे लगता है कोई सिचुएशन किसी वक्त भी दोबारा से जो है वो जंगी सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, और फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यही हुआ था। लेकिन ना इरानियन इस तरफ मेरे ख्याल में जाना उनकी फेवर में है, और ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि जंग तूल पकड़े है। वियतनाम का महाज उनके सामने है। हनोई जो है उस लेवल का ना कंट्री हम्म। था, ना उनकी कैपेसिटी थी, ना एबिलिटी थी, फिर भी 8 साल उन्होंने जंग को खींच लिया शुमाली वियतनाम ने। और फिर अफगानिस्तान जो बिल्कुल है वो आपके सामने है, वो बिल्कुल वो तो हिस्ट्री रेस्टीज है। और ऐसी सूरत में जब हाम माल की जो ब्रेंट क्रूड है वो $106 पे चला गया हुआ है, जब ये ईरानी ईरानी जो अपना क्या कहते हैं, उनकी तरफ से वीडियोस जारी हुई हैं, तजारती जहाज़ों पे छापे मारे जा रहे हैं और 2 जहाज़ों पे हमला किया। देखें ये ट्रेंड दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट शो करने की जरूरत है। अगर ईरान भी इस तरह की फुटेज जो है जिस तरह से जारी की जा रही है तो सिचुएशन मजीद खराब हो सकती है। मतलब आप इकोनॉमिक लाइफ लाइन बिल्कुल पूरी दुनिया की जो है वो इधर से गुजर रही है, बड़ा बिल्कुल चंक जो है यहाँ से जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिक बिल्कुल वाटरवेज के ऊपर अगर यही कुछ होता रहेगा तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आगे नहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगता है केस कमजोर होगा ईरान का अगर यहाँ के ऊपर इस तरह के इंसिडेंट जो है उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। बाकी अमेरिका की तरफ से ईरानी जहाज को रोकना, उसकी तलाशी लेना, बिल्कुल वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इरानियन याद रखें यहाँ पे जो जिस तरह अब कह लें कि उन्होंने रेगुलेट करने की बात की थी, ऑफ कोर्स ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल खलीजी रियासतों के लिए उस तरह से काबिल कबूल होगी, पूरी दुनिया के लिए नहीं होगी। क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ के ऊपर दोबारा से वो चाह रहे हैं कि हम रीशेप करें पूरे का पूरा जो इलाकाई जो तजारत हो रही है। और उस हवाले से वहाँ के ऊपर तमाम जहाज़ों को अपना गाइडेंस दी गई है कि आप मुख्तलिफ समत में चलें, जो कि लारक और जो वहाँ के ऊपर दूसरा उनका जजीरा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसका नाम कशम,
उन जजीरों के करीब से गुजरे, दोनों तरफ जो जहाज सप्लाई जो लाइन लेन बनी हुई थी, एक तरफ से जो जहाज आ रहा है, दूसरी तरफ से जो जा रहा है कार्गो टर्मिनल से उठा के, वो वहां पे 2 सिर्फ माइल का बफर जोन है। अब इरानियन जो है उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम रेगुलेट कर रहे हैं। और अभी तो ये भी खबरें हैं कि ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं, मोहम्मद रजा, कि हमने टूल से हासिल की हुई पहली आमदनी मरकजी बैंक में, सेंट्रल बैंक के अंदर जमा करा दी है। अब वो कितनी है, किस तरह से वो ली गई, उसके बारे में भी कई बातें हो रही हैं। बल्कि आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जो चीज़ वायरल है कि इंडिया का एक जहाज जो है, उसको फेक आईआरजीसी के अपना क्रिप्टो जो करेंसी है उसके थ्रू उसको कौन कर लिया गया, उनसे पैसे लिए गए हैं। $2 मिलियन है। इंडियन इसको कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये फेक है, ये कंकॉक्टेड है, फैब्रिकेशन है इसके अंदर है। तो इस तरह की चीजें भी आ रही हैं। लेकिन याद रखें, क्योस और पैनिक, और जिस तरह मैंने कहा ना, सिचुएशन इस तरह की है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन द लाइन काफी देर तक हर्ट होगी। बल्कि मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है 6 हफ्तों से कम का जेट फ्यूल रह गया है यूरोप के पास। एक हफ्ता तो और गुजर गया, तकरीबन 5 हफ्तों का रह गया। तो ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, ये अभी के लिए सूरत हाल इतनी हौसला अफजा नजर नहीं आ रही है। तो उम्मीद है कि बिल्कुल इरानियन, देखे, इरानियन अगर आके टेबल पे बैठ के अपना मुकदमा पेश करेंगे, दुनिया के सामने इंप्रेशन गेन करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है वो, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो उन्हें फेवर करेगा। देखें, डॉट्स पे उन्होंने फौरन तो नहीं साइन कर देना, जबकि चीजें बड़ी कम्प्लेक्स हैं, तीसरा चौथा दौर होगा। तो मुज़ाकरात की टेबल पे ना बैठना, मुझे लगता है कि ईरान के जो एक तरह से डिप्लोमेटिकली आप कह लें कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डेंट पहुंचेगा। इस तरह से एक तासुर जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, हम पे अटैक हुआ है, मुझे लगता है उसके अंदर जो है वो मामलात हर्ट हुए हैं। और ये इंप्रेशन जो है कि वहाँ बिल्कुल पे हार्ड लाइनर उन्हें आने नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है कि उन्हें दिल बड़ा करना चाहिए, मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए, जिस तरह से वो हमेशा करते हैं, और मुज़ाकरात की टेबल पे आकर दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखना चाहिए। तो सफारती सतह के ऊपर भी वो बिल्कुल अमेरिका को उस तरह टफ टाइम दे सकते हैं जिस तरह से उन्होंने मैदान जंग में दिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इंटरनेशनल जितने भी मामला चल रहे हैं इस टाइम में, जो सीज फायर हुआ है, इस तमाम पे जो मुतलका अभी की चीजें थी, उन तमाम पे गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू किया है आपको पसंद आएगा।